हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मीटिंग हॉल मारवा हाउस। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए आगे कहती है, दूसरा टारगेट वही होगा जिसके अंदर विशु के सिमिलर वंचित चीज होगी और वह खास चीज है विशु का ब्लड ग्रुप। अब वह कौटिल्य को हिदायत देते हुए कहती है, तुम्हें पहले प्रीति के साथ बैठकर इस खास चीज को ऊपरी स्तर पर समझना होगा। उसके बाद तुम्हें यह पता लगाना है कि हमारे दुश्मनों के लिए उनका सबसे इजी टारगेट कहाँ पर है। एक बार यह पता चल जाए उसके बाद आगे क्या करना है वह मैं बाद में बताऊंगी। कौटिल्य कहता है, जो हो जाएगा मैडम। अब अनिका आगे कहती है, कौटिल्य, मैं नहीं चाहती कि हमारी किसी गलती की वजह से किसी भी निर्दोष की जान जाए। वैसे तो अब तक यह तय हो चुका है कि सौम्या हमारे दुश्मनों के साथ मिली हुई है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके हमारे पास जितनी भी चीजें मौजूद हैं उन्हें सबूत में बदलने की कोशिश करो। मेरा मतलब है कि उन सब से पता लगाने की कोशिश करो कि किसके बीच क्या कनेक्शन है। अब कौटिल्य कहता है, जी मैडम। अब अनिका रोहित की तरफ देखती है और आंखों ही आंखों में सवाल करती है कि क्या वह कुछ कहना या पूछना चाहता है। रोहित अपनी आंखों के इशारे से मना कर देता है। अब अनिका कौटिल्य और प्रीति की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों जा सकते हो। याद रहे, तुम दोनों के पास सिर्फ 4 दिन का वक्त है। उससे पहले तुम्हें यह काम खत्म करना होगा। जैसे ही वह दोनों जाने के लिए अपनी जगह से खड़े होते हैं, अनिका प्रीति से कहती है, प्रीति, तुमने वाकई तारीफ के लायक काम किया है। तुमने जो इन्फॉर्मेशन विशु से इकट्ठी की है वह हमारे लिए वाकई काफी काम की साबित हो सकती है। वेल डन, कीप इट अप। इसके बाद प्रीति और कौटिल्य वहां से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद रोहित एक बार अपने ऑफिस में जाकर अपने काम खत्म करना चाहता था, लेकिन अनिका उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उसके बाद जाकर अपने काम पूरे कर लेना। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाता है और इसके बाद रोहित व अनिका अपने बेडरूम में पहुंच जाते हैं। अनिका कहती है, विशु के ब्लड ग्रुप का सौम्या के लिए क्या उपयोग है, इसका पता लगाना एक आसान काम नहीं है। मुझे खुद रिसर्च करनी होगी। विशु से बातचीत के आधार पर जो भी क्लू हमें मिले हैं वह बाहर की दुनिया में किसी को भी बताना सुरक्षित नहीं होगा। हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा राज छुपा हो जिससे इस खास ब्लड के अन्य लोगों की जान के लिए एक नए तरीके का खतरा उत्पन्न हो जाए। रोहित अनिका की बात को पूरा करते हुए कहता है, मतलब अब तुम यह चाहती हो कि सगाई वाले दिन तक तुम्हें बिल्कुल परेशान ना किया जाए। अब तुम अपने रिसर्च लैब में जाकर एक बार फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से भूल जाना चाहती हो। रोहित की बात पर अनिका उसे घूर कर देखती है। रोहित भी अपने चेहरे से ऐसे भाव प्रकट करता है जैसे कि कोई छोटा बच्चा रूठने का नाटक कर रहा हो। अब अनिका अपने दोनों हाथ कमर पर रख लेती है और कहती है, मतलब मैं नहीं जाऊं। अनिका की बात सुनते ही रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहता है, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। अब अनिका कहती है, तो फिर इसका क्या मतलब है। रोहित बड़े ही प्यार से कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हर रात मेरे साथ डिनर करो। 24 घंटों में से कम एक बार तुम्हारा चेहरा देखना मेरे लिए कितना जरूरी है यह मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। अनिका जवाब देती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। रोहित कहता है, क्यों नहीं, इसमें ऐसा भी क्या मुश्किल है। अनिका कहती है, मुझे अपने काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। अब रोहित कहता है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन हूँ? क्या मैंने तुम्हें कभी डिस्टर्ब किया? मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। अब अनिका मुस्कुराकर रोहित की ठोड़ी को पकड़ते हुए हल्का सा हिलाकर कहती है, तुम्हें क्या पता कि यह चेहरा मेरे लिए कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। फिर दोबारा से अपने हाथ को नीचे करके एक कदम पीछे हटकर रोहित की तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, दैट्स फाइनल। अब रोहित अनिका के करीब आते हुए कहता है, प्लीज। बदले में अनिका अपने चेहरे के भाव बदलकर हल्का सा गुस्सा दिखाते हुए कहती है, प्लीज। अब रोहित एकदम खामोश हो जाता है। तभी कुछ सोचने के बाद अचानक ही रोहित को अंदर ही अंदर मीठी सी गुदगुदी होने लगती है। फिर वह एक पल के बाद मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहता है, क्या सच में मेरा चेहरा तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन है? रोहित की इस बात पर अनिका के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर रोहित आगे कहता है, अच्छा ठीक है, जाओ, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा, लेकिन तुम्हें अपना काम चौथे दिन की सुबह तक खत्म करना होगा ताकि तुम उस दिन और रात सोकर अपनी नींद पूरी कर सको, ताकि 5वें दिन प्रीति और ओमकार की सगाई एंजॉय कर सको।
अनिका रोहित की बात पर अपनी गर्दन हिला देती है। अब रोहित आगे कहता है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ तब भी तुम चौथे दिन की सुबह लौट आओगी, बाकी का काम तुम बाद में कर लेना। अनिका इस बार फिर से अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। रोहित अपनी दोनों बाहें अनिका की तरफ फैला देता है। अनिका धीरे से रोहित के गले लग जाती है और आंखें बंद कर लेती है। रोहित भी अपनी बाहों को समेटते हुए बिल्कुल ऐसा ही करता है। कुछ देर बाद अनिका रोहित से अलग होकर कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद अपनी लैब के लिए चली जाती है और रोहित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सीक्रेट रिसर्च लैब। जब अनिका लैब में पहुंचती है तो देखती है कि एनी अपने काम में बिजी थी। उसकी आंखें एक बड़ी थी, स्क्रीन पर टिकी हुई थी और हाथ लगातार इधर से उधर चल रहे थे। अनिका के आते ही वह अपने काम को रोक देती है। फिर वह अपना काम छोड़कर अनिका के पास पहुंच जाती है और कहती है, हेलो मैडम, हाउ आर यू? अनिका जवाब देती है, मैं ठीक हूँ। क्या तुम किसी काम में बिजी हो? एनी जवाब देती है, मैं उनके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कल तक यह काम पूरा हो जाएगा। अब अनिका कहती है, इस काम के लिए अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, फिलहाल तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एनी जवाब देती है, माय प्लेजर मैडम, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, आप आदेश दीजिए, मुझे क्या करना है? एक पल रुककर एनी आगे पूछती है, क्या हम कुछ नया करने जा रहे हैं? अनिका अपनी पॉकेट से कुछ सैंपल निकालती है और कहती है, हाँ, हम कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर उन सैंपल की तरफ इशारा करते हुए अनिका आगे कहती है, मेरे पास यह सैंपल है, हमें यह पता करना है कि इन सैंपल में किन चीजों की अधिकता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के बोन मैरो से इस बोन मैरो में क्या अंतर है, या फिर यह समझ लो कि इसमें क्या विशेष बात है। बस हमें यही पता लगाना है। यदि हम इतना कर पाए तो समझ लो कि सफलता की ओर एक सीढ़ी चढ़ गए। एनी जवाब देती है, मैडम, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। इसके बाद अनिका अपने काम में व्यस्त हो जाती है और बाकी की तैयारी शुरू कर देती है। ओमकार का कमरा। आज सुबह से लेकर अब तक भी ओमकार सनी से मिलने एक बार भी नहीं गया था। अंत में सनी ओमकार को ढूंढते हुए ओमकार के कमरे में पहुंच जाता है। ओमकार सोफे पर बैठकर सामने मौजूद टेबल पर अपने दोनों पैर रखकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ मोड़कर दूसरे हाथ के कोहनी को सहारा दे रखा था और दूसरे हाथ के कोहनी पर अपना चेहरा रखा हुआ था। सनी दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच जाता है। ओमकार एक नजर उठाकर सनी की तरफ देखता है और दोबारा से अपनी हथेली पर अपना चेहरा टिका लेता है। सनी ओमकार के चेहरे पर छाई हुई मायूसी देखकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? ओमकार अपनी पलकें हिलाता है। इसका मतलब था कि वह ठीक है। ओमकार के इस तरह के व्यवहार पर सनी अपना हाथ बढ़ाकर उसके माथे को छूकर देखता है। ओमकार के शरीर का तापमान सामान्य था। अब सनी सोचता है कि ओमकार के इस तरह कमरे से बाहर ना निकलने का क्या कारण हो सकता है। सनी पूछता है, तुम्हारी और प्रीति की बातचीत हुई? सनी के सवाल के जवाब में एक बार फिर से ओमकार सिर्फ अपनी हल्की सी गर्दन ना में हिला देता है, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोलता। सनी को बड़ी ही हैरानी होती है। अब सनी कहता है, तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग कल ही क्लियर हो गई थी, फिर आज बातचीत नहीं होने का क्या कारण है? ओमकार कोई जवाब नहीं देता। सनी फिर से नया सवाल पूछता है, क्या तुम प्रीति से मिलने गए थे? ओमकार फिर से जवाब नहीं देता। सनी नए तरीके से सवाल पूछता है, क्या प्रीति ने बात करने से मना कर दिया? पर क्यों? ओमकार इस बार भी कुछ नहीं कहता। अब सनी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और ओमकार के चेहरे के सामने पहुंच जाता है। कुछ पलों तक लगातार उसे घूरता रहता है। तब ओमकार भी कोई रिएक्शन नहीं देता तो वह अपने हाथ को उसके हाथ पर दे मारता है, जिसे उसकी हथेली उसके चेहरे के नीचे से हट जाती है। अब ओमकार उदास चेहरे से अपनी निगाहों को ऊपर की तरफ उठाकर सनी की तरफ देखता है। इस वक्त उसका चेहरा ऐसा था जैसे ना उसे कुछ समझ आ रहा था, ना उसे सनी पर गुस्सा आ रहा है, ना सनी की किसी भी बात का वह जवाब देना चाहता है। अब ओमकार अपने दोनों हाथ नीचे करके अपने सिर को पीछे की तरफ कर लेता है। अब सनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वह कमरे में इधर से उधर घूमने लगता है, फिर लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसके बाद एक बार फिर से बीन बैग लेकर ओमकार के सामने आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। फिर ओमकार से कहता है, क्या तुम फाइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो समझ लो कि तुम मेरे हाथों से बचने वाले नहीं हो। अब मैं तुम्हें इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुपचाप सारी बात बताते हो या पिटने के बाद मुंह खोलोगे? ओमकार अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी करके बड़े ही भारी मन से कहता है, दोस्त, तुमने जिसे पसंद किया उसे तुम्हारी बात पक्की हो गई
और मैं यहाँ जिससे प्यार करता हूँ वह मुझसे दूर होती जा रही है। तुम क्या समझो कि इस वक्त मेरी तकलीफ क्या है? इतना कहकर ओमकार फिर से चुप हो जाता है। अगर ओमकार थोड़ी और खरी खोटी सनी को सुनाता तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओमकार का फिर से चुप हो जाना सनी को बड़ा ही भारी पड़ रहा था। इसीलिए उस पर भड़कते हुए कहता है, ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है कि मेरी और मुक्ता की कहानी शुरू होने वाली है? तुम्हें अपने दोस्त से चिढ़ हो रही है? मुझे तो कभी तुम्हारे और प्रीति के साथ होने से बुरा नहीं लगा। जबकि मैं सिंगल था, मैंने हमेशा तुम दोनों के साथ होने की ख्वाहिश की। मुझसे तुम्हारे लिए अगर थोड़ा भी कुछ हो सका तो मैंने करने की कोशिश की। और एक तुम हो जो मेरी दोस्ती का यह सिला दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने मन में ऐसे ख्याल लाने की?